हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो कि हुआ था 2011 में हुआ था। और ये जो डिज़ास्टर था ये किस टाइप का था, इसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। और फुकुशिमा दाइची जापान में प्रेजेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए थे और उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो रिएक्टर था वो ब्लास्ट कर जाता है। कई सारे रिएक्टर्स थे ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर था, जापान के एक आइलैंड है होन्शु के कुछ किलोमीटर के पास में, ठीक है। तो ये जो डिज़ास्टर था ये मेनली दो चीज़ों की वजह से हुआ था। पहला तो अर्थक्वेक आता है और दूसरा जो होता है सुनामी आता है। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों इस डिज़ास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो डिज़ास्टर था वो 1986 के चेरनोबिल डिज़ास्टर के बाद एक सीवियर न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। चेरनोबिल भी अपने आप में बहुत बड़ा घातक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। तो उसके बाद 1986 के बाद में ये हुआ 2011 में। इसमें डायरेक्टली तो कोई नहीं मरा, लेकिन 16 लोगों को चोट लगी, ठीक है। और 2 लोग को जो रेडिएशन निकला उससे जल गए। और उसके बाद देखा जाए तो ये इतना घातक था कि INES ने, जो कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल बोलते हैं। तो इनका काम होता है कि जितने भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होते हैं उनकी रेटिंग करते हैं ये, कि जितना घातक होगा उतना ज़्यादा ये पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं और हर एक स्केल से दूसरे पे कई गुना इनकी जो होता है कि घातक का जो एक इंटेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, कई गुना होता है, 0 से 1 पे, 1 से 2 के। तो ये इतना ज़्यादा ये हार्मफुल था और कि इसको INES ने 7 रैंक दिया था, मेजर एक्सीडेंट में दिया था, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर डिज़ास्टर था। अब जानते हैं कि इस डिज़ास्टर में हुआ क्या था। इस डिज़ास्टर में क्या हुआ था कि जो फुकुशिमा है उसके पास में, दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास 6 न्यूक्लियर ऐसे रिएक्टर्स प्रेजेंट थे, है ना। और पावर प्लांट ऐसे रिएक्टर, ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 और थोड़े सी दूरी पे थे, 5 और 6 था, ठीक है ना। तो होता क्या है कि 1 2 3 4 ये जो होते हैं इनको, ये तो शुरू में ही जब अर्थक्वेक आता है उसी टाइम पे 11 मार्च को आता है ना, तो 11 मार्च को अर्थक्वेक आता है और कुछ जो है वो 12 मार्च को, कुछ 14 मार्च को, 1 2 3 ये सारे जो रिएक्टर हैं इनमें जो हाइड्रोजन जो रहता है उसका एक्सप्लोजन हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो कैसे मैं अभी बताती हूँ, पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो पावर प्लांट था दाइची, ये कौन ऑपरेट करता था, टेप्को कंपनी। टेप्को कंपनी का नाम क्या है, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, ठीक है। और इनके पास कितने वाटर रिएक्टर थे, 4 4 नहीं प्लस 2 और कर लीजिए, टोटल 6 थे, ठीक है। 6 थे, 4 आपको दिख रहे हैं, 2 इधर थे, ये जो 2 नए थे ये बन रहे थे। उसके बाद इनका इतना पावर कैपेसिटी था बनाने का। अब होता क्या है, देखिए ये जो मैंने 2 आपको बताया उसके बगल में थोड़ी सी ऊंचाई पर रहते हैं। और जब अर्थक्वेक आता है ना तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो शुरू के हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये बर्स्ट कर जाते हैं। कैसे, देखिए पहले 11 मार्च को तो अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आने के बाद क्या होता है कि 11 मार्च को आया, ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत इसमें हुआ था। 11 मार्च को अर्थक्वेक आता है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, 50 मिनट बाद सुनामी आ जाती है। जो सुनामी आती है तो सुनामी जो होता है वो 14 मीटर ऊपर तक आती है, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो इन जो रिएक्टर हैं इनको तो कुछ नहीं होता है, 1 2 3 4 ये जितने भी रिएक्टर्स हैं इनको तो कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही रहते हैं। लेकिन इनको भी तो सप्लाई मिलती है ना, जो
पावर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनको सप्लाई करती है। तो इसमें जो होते हैं कूलेंट होते हैं जो कि इसको ठंडा करते हैं बॉयलर को, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो सप्लाई कट हो जाती है, जिसकी वजह से इस बॉयलर में जो बॉयलर होते हैं वो बॉयल होने लगता है और उनको पानी नहीं मिलता है, कूलेंट ठंडा नहीं कर पाता है। और जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, इन बॉयलर रिएक्टर्स में क्या होता है, प्रेशर बनता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। और ये छोटा ही रहता है, जो रिएक्टर है बहुत बड़ा साइज़ का नहीं होता है, तो इसकी वजह से प्रेशर बनने लगता है। तो जब इसको बनाया जाता है तो क्या किया जाता है कि एक इमरजेंसी जनरेटर भी लगा दिया जाता है। तो जब मेन जो पावर सप्लाई जब ख़त्म हो जाती है तो इमरजेंसी जनरेटर इनको ऑपरेट करते हैं। लेकिन सुनामी आने की वजह से क्या होता है, जो कि 14 मीटर ऊपर आती है, तो ये जो इमरजेंसी जनरेटर होते हैं ये भी क्या होते हैं, डूब जाते हैं, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होती है, अब यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अभी 11 को तो कुछ नहीं होता है, फिर 12 तक धीरे धीरे उसमें प्रेशर बनता है, ठीक है। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग, जापान के लोग आराम से बैठे रहते हैं, वो अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो लोग करते हैं। उनको भी नहीं पता था कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। तो वहाँ भी एक एक्सप्लोजन होता है 12 मार्च को। फिर उसके बाद ये देखिए सुबह ही हो जाता है 7:36 पे। और उसके बाद फिर देखिए 14 मार्च को भी 3 एक्सप्लोजन होता है, जिसमें कि 2, 3, 4 ये सारे होते हैं। और 4 में तो कुछ फायर जैसे लग जाता है, ठीक है। और 2 और 3 में देखिए एक्सप्लोजन हो जाता है। टाइमिंग देख लीजिए, एक 13, एक 22 और फिर एक 10 मिनट बाद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो शुरू के 1, 2, 3, 4 थे उनके स्ट्रक्चर में भी कुछ डैमेज हो जाता है। और उन पे भी एक मतलब प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो 11 मार्च को आता है। और आप देख सकते हैं कि 14 मार्च होते होते 3 रिएक्टर तो ख़राब होते हैं। पाँचवा और छठवां जो होता है वो नहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पे रहता है, वो पहले ही से बंद था, उसमें कुछ काम हो रहा था, उसकी वजह से वो पहले से शट डाउन कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो तो उतना नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे मतलब रेडिएशन निकलने लगते हैं जब ये बर्स्ट कर जाता है ना बॉयलर। तो इसमें से क्या होता है, वेंट जो होता है ऐसे वो जैसे होता है ना कुकर में प्रेशर के लिए एक नॉब होती है, उसी तरह। तो उसके बाद से यहाँ पर रेडिएशन निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिज़ास्टर बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आसपास के लगभग 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में जितने लोग होते हैं तुरंत उन लोगों को हटा दिया जाता है वहाँ से। और बाद में चल के मतलब रहता है कि इस रेडिएशन से बहुत ख़तरा हो सकता है। और ऐसे में कौन सी रेडिएशन थी जो कि कौन सा था, रेडियो न्यूक्लाइड्स था, एक था कि आयोडीन था, ठीक है, 131 करके, और एक है था सीजियम करके है था 137। इनका एक्सप्लोजन देखा गया था, हाइड्रोजन वगैरह का। तो ये डिज़ास्टर समझ लीजिए इतना मतलब ख़तरनाक था कि उसके बाद इसको क्या किया गया कि इसको ठंडा किया गया, है ना। उसमें क्या किया गया कि जो बॉयलर था उसमें अब भाई नीचे क्या हो गया, बच गया जो फ्यूल था, ठीक है, सारे तो उड़े नहीं, तो उसको भी ठंडा करके रखा गया बाद में, ताकि कि वो जो ग्राउंड वाटर है ना, वो ग्राउंड वाटर इसके साथ न मिले फ्यूल के साथ। जब ये आइस फॉर्म में रहेगा तो फिर ये क्या होगा, ये दोनों की मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, तो नहीं हो पाएगा, फिर कंटामिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में चल के ऐसा माना गया कि टेप्को ने कहा कि नहीं, थोड़ा मोड़ा मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे के बाद पूछा गया, टेप्को से इंक्वायरी ली गई कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने 12 अक्टूबर को 2012 को माना कि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग मेजर्स नहीं लिए थे, जैसे कि इस डैमेज को बचाया जाए, जो बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होते हैं पब्लिक को बचाने के लिए, वहाँ से लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। और मैंने जैसा अभी बताया कि वहाँ फ्रोज़न सॉइल बैरियर बनाया गया था, ताकि जो मेल्टेड है न्यूक्लियर फ्यूल वो उसके साथ ग्राउंड वाटर के साथ मिल भी ना पाए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम लोग इससे क्या सीखते हैं इस इंसिडेंट से, इसीलिए सिलेबस में भी है कि हमें देखिए फ्रांस के पास भी है
इस तरह का न्यूक्लियर प्लांट, लेकिन वो इससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ का जो बॉयलर है उसका साइज़ बड़ा है और इसका जो साइज़ था वो छोटा था जापान का। इसकी वजह से प्रेशर जल्दी होता था और जल्दी बर्स्ट कर जाता था, लेकिन इसमें इस वेसल के साइज़ ज़्यादा होने की वजह से बर्स्ट करने के चांसेस उतने नहीं थे। और उसके बाद चैम्बर का भी है, इसमें कुछ चैम्बर थे, प्राइमरी से सेकेंडरी जाता था इस तरह करके। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो फिर प्राइमरी में ही रहेगा, तो उस तरह से भी कंडीशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इंसिडेंट था इसमें ये देखा गया कि बनाते समय बहुत लापरवाही सही में की गई है। नहीं देखा गया कि इनकेस अगर जनरेटर भी काम नहीं करेगा तो फिर क्या किया जा सकता है, इतना नहीं ध्यान दिया गया। तो न्यूक्लियर सेफ्टी पे ध्यान देना होगा, इमरजेंसी रिस्पांस पे ध्यान देना होगा और रिसर्च करने की ज़रूरत है ना। और रेडिएशन प्रोटेक्शन हेल्थ, देखिए रेडिएशन का क्या है कि ये रेडिएशन इतनी हार्मफुल होती हैं जो बहुत सालों तक रहती हैं, और ये जब रेडिएशन निकली तो लोगों को वहाँ पे देखा गया कि थायराइड कैंसर हो गया जो थोड़ा मोड़ा इस रेडिएशन के संपर्क में आए। ठीक है, तो कैंसर का खतरा बहुत रहता है और फिर ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह जाता है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इतना जल्दी अलाउ नहीं करें इस तरह की चीज़ों को, वो तभी अलाउ करें जब यहाँ पे चांसेस न के बराबर हों इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में हो सके, तभी इनको अनुमति दी जाए कि इस तरह के प्लांट लगाएं। अदरवाइज़ ऐसे प्लांट लगाने का कोई मतलब है नहीं जिससे कि सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो, वो तुरंत मर जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो न्यूक्लियर, जो एक चीज़ छूट गई जो बतानी थी कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिज़न होता है। और ये जो न्यूक्लियर फिज़न होता है ये क्या करता है कि ये टूटता है और टूटने की वजह से इसमें जो रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से बहुत एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी को बिजली बनाने के काम आता है। तो लोग इसकी इफ़िशियंसी को देखते हुए चाहते हैं हर देश वाले कि हम इसको बनाएं, लेकिन ये जितना ही यहाँ पर आसान है, कार्बन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उतना ही ज़्यादा ये वहाँ पे जाके ये घातक हो जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर उसके बाद फिर सोचिए इस एरिया को पूरा छोड़ना पड़ता है काफ़ी सालों तक, वहाँ पे आना जाना लोगों का रहना बंद हो जाता है। तो इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज़ किया जाता है। ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।